तो अगर आप अगला अटेम्प्ट अपना यूपीएससी का दे रहे हैं तो अभी से आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना चाहिए। हर महीने हम प्लेसेस इन न्यूज़ का वीडियो कवर करेंगे। ये मई मंथ का जो भी प्लेसेस था, जितने भी प्लेसेस काम के थे, सिर्फ काम वाले, जबरदस्ती के कुछ भी नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस चैनल पे वर्ल्ड मैप की पूरी फ्री सीरीज डली हुई है, वो जरूर देख लो, तो ये चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं आपके लिए। दूसरी बात, ये हर महीने चूंकि आएगा तो आप कोशिश करें कि थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लें अभी टॉपिक वाइज। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना एक रूल बना लो कि इसको आपको टाइमली रिवाइज भी करना है, सिर्फ लिख के रोबोट वाले काम नहीं करने हैं बेटा। और नो डाउट आखिरी में एंड में हम पूरी रिवीजन सीरीज मैराथन वगैरह करते हैं एग्जाम के पहले, बट वो भी तभी काम किया आपके लिए जब आपने पूरी इस प्रोसेस को फॉलो किया हो। ठीक है, तो आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ो, बट ये वीडियोस को जरूर आप लोग जरा अच्छे से पढ़ लेना। पहली न्यूज आ रही है मेयॉन वॉल्केनो की। आजकल वॉल्केनो अक्सर आप देखते हो तो डायरेक्ट आ जाता है, तो मेयॉन वॉल्केनो अपने को सबसे पहले चलना पड़ेगा बेटा वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में चूंकि ये बहुत न्यूज में, फिलीपींस देश यहाँ पर मिलेगा। फिलीपींस देश में आपको मिलेगा मेयॉन। अब मेयॉन वॉल्केनो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो स्पेशली ऊपर वाले आइलैंड, मतलब फिलीपींस को आप जब देखोगे तो दो आइलैंड में डिवाइडेड है। ऊपर वाला आइलैंड है लुजोन आइलैंड, तो क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि लुजोन आइलैंड किसका है, तो फिलीपींस का है। थोड़ा साउथ वाला हो गया तो अभी आजकल जो भूकंप वगैरह आया था वो मिंदनाओ आइलैंड वाले पार्ट में था। तो ऊपर ये लुजोन वाले के पास आपको जो है मेयॉन वॉल्केनो दिखाई देता है। और एक्स्ट्रा वॉल्केनो जो न्यूज में रहते हैं वो होता है ताल वॉल्केनो। ठीक है, एक वॉल्केनो और है पिनाटुबो, पिनाटुबो ज्वालामुखी। मैं बच्चों को याद करवाता हूँ, पीटीएम से याद कर लो आप। पिनाटुबो, ताल और मेयॉन ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, फिलीपींस में है, पैसिफिक ओशियन में है। ये चीज अपने को याद रखना है। ठीक है, तो एक कंपोजिट कोन भी आप कह सकते हो कि मतलब जो है जिसमें काफी ज्यादा बड़े इरप्शंस होते हैं, ऊंचाई वाला होता है, और ये सारी चीजें कुछ हिस्ट्री है पर वो अपनी जगह है। खैर, एक एक्टिव वोल्केनो इंडिया वाला क्या है वो आप जरा एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और जो है वो है कहाँ, लोकेशन अंडमान निकोबार मत बोलना, एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि क्या है वो, अंडमान में है कि निकोबार में है। इसके बाद खबर आ रही है भैया केनिया से। केनिया में काफी बड़ी स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो वो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए ये याद रखना है कि केनिया की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता हो। तो अफ्रीका में जब जाते हैं हम, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट आपको पता होगा ना, तो इधर केनिया मिलता है हमें। तो केनिया सबसे पहली चीज तो लैंडलॉक नहीं है, ये ध्यान रखना है। इधर सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, युगांडा वगैरह रीजन जो है ये इसके पास के बड़े मेजर कंट्रीज हैं। नीचे तंजानिया भी आपको देखने को हालांकि मिल जाएगा। तो ये जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखोगे ना तो आपको ये यहाँ पर केनिया जो है आराम से देखने को मिल जाएगा। तो लैंडलॉक नहीं है केनिया में। ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पर एक आपको एटलीस्ट लेक जो इस बार भी न्यूज़ में था तुर्काना करके, आपको याद रखना चाहिए कि तुर्काना लेक कहाँ है, जिसे लेक रुडोल्फ भी कहते हैं, वो हमें रुडोल्फ, ठीक है, वो अच्छे से याद रखना है, रुडोल्फ। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऊपर वाले देश हैं, सीड जो इथोपिया, जिबूती वगैरह है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में रिफ्ट वैली के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भ्रंश घाटी है, हमें मालूम है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में साउथ सुडान, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, ये मतलब कॉमन है कंट्री, तो अक्सर ये न्यूज़ में हमें मिलती रहती है। नैरोबी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट भी है यहाँ पर, मोम्बासा। मोम्बासा पोर्ट किसका है? मोम्बासा पोर्ट केनिया का है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बस ये बताना चाह रहा था कि अनअकैडमी पर आप अब घर बैठ के इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर, सबसे अनुभवी शिक्षकों से पूरी यूपीएससी की तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से एंड कर लो। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब सारे सब्जेक्ट, मतलब आप ये समय बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करने का नहीं कि कुछ दिन पढ़ लेता हूँ, सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, स्ट्रेटेजी देख ली और फिर मेरा एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, ये एग्जाम का सिलेबस ही अपने से जो है कम से कम 15-16 महीने जो है लग जाते हैं पूरा प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो फाउंडेशन में आपको इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन के साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल रहेगा आपको। ये सबसे लोवेस्ट प्राइस आपको मिल रहा है, जिसमें डबल वैलिडिटी, यानी कि जितने महीने का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का तो 6 महीने और फ्री, 9 महीने में 9 महीने फ्री, 12 महीने में 12 महीने फ्री। जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो उतने महीने का फ्री मिल रहा है उसी प्राइस पॉइंट पे, मतलब कि ये उतने ही प्राइस पॉइंट पे कम कर रखा है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, 2 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे, 2 साल या उससे ज़्यादा वाला सब्सक्रिप्शन लोगे, 2 साल या उससे ज़्यादा वाला, तो उसमें आपको सीएससी अश्योर मिल रहा है। यानी कि आपको मतलब आपने अगर पूरी 2 साल अच्छे से मेहनत करी, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारे टेस्ट लगाए हैं, तो आपको अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता उस वाले अटेम्प्ट का 2 साल बाद वाले वाला जो है, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा। बजाय शर्त आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आपका सारा रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर 2 साल में आपको पूरा 1 साल का और एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं तो 18 मंथ में 18 मंथ का फ्री तो जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये ऑफर कल एंड हो रहा है, कल एंड हो रहा है ये ऑफर, ठीक है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्काउंट कोड SGYT10 यूज कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात,
और कभी बाद में भी आप देख रहे हो ये वीडियो तो भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे चेक करके आपको जो है मतलब ऑफर चेक कर लेना। हमेशा मतलब अनअकैडमी का ये प्रयास रहा है कि आपको बेस्ट जो है पॉसिबल तरीके से लर्निंग मिल जाए कम प्राइसेस में। अगला है बेरिंग स्ट्रेट। तो आपने कई बार सुना होगा बेटा, बट बेरिंग स्ट्रेट डैम का पर्पस पूछ सकता है वो आपसे कि भाई इसका मेन उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वर्ल्ड मैप में आओ। वर्ल्ड मैप में ये नॉर्थ अमेरिका है। इधर जब मैं आगे जाऊंगा तो पृथ्वी गोल है तो घूम के मैं इधर आ जाऊंगा, मतलब यहाँ पर। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया, मतलब उसके पास अपने को एक जल संधि दिखाई देती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अक्सर आप मैप में भी ऑब्जर्व करोगे ना बेटा ध्यान से, तो ऊपर का ओशन आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक से पैसिफिक कनेक्शन वाली जो जगह है वहां पर हम लोग एक जल संधि को पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये नॉर्थ अमेरिका से उधर अलास्का यूएसए से उधर रशिया एशिया आ जाएगा। बेरिंग सागर और आर्कटिक ओशन ये सब कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो है चर्चा आ रही है कि एक प्रपोज्ड लार्ज स्केल जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो पूछा जा सकता है कि रशिया और अलास्का के पास है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अलास्का हो गया, उधर एशिया का पार्ट रशिया हो गया अपना, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है कि भाई जरूरत क्या है, तो एक आध स्टेटमेंट। असल में जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है जो ट्रांसपोर्ट करता है हीट ग्लोबली अफेक्टिंग द एक्सचेंज बिटवीन द आर्कटिक एंड पैसिफिक जो वाटर है उस चीज को लेकर, मतलब सीधी सी बात है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से क्या होता है कि समुद्र जो ओशियन का जो वाटर है वो जब मूव कर रहा होता है तो नो डाउट वो वापस लौट के और पूरा ओशियन में पूरे अलग अलग ओशियंस में सर्कुलेशन होता है। तो इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन में जो वाटर के मूवमेंट से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर मतलब पानी क्या है, पानी का सरफेस पानी जैसा होगा वैसी हवा भी वैसी रहेगी। तो वाटर से या ओशियन से एटमॉस्फेयर के काफी कनेक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में उस संबंध को स्थापित करने के लिए, उस वाटर के मूवमेंट्स के लिए, उन सब चीजों पर काम करने के लिए इन्होंने ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डेवलप किया है। कई बार पर्पस जरूर पूछा जा सकता है, तो आप लोग बेटा तैयार रहना इस चीज को लेकर कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें बहुत मेजर चेंज ना आ जाए, एकदम से बदलाव ना आ जाए, क्योंकि पानी टेम्परेचर ऊपर नीचे अगर इधर उधर होता है तो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, रेनफॉल में चेंजेस आते हैं, एरिडिटी शुष्कता आर्द्रता सब इसी पर निर्भर कर रही होती है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो ना, विच ट्रांसपोर्ट द हीट ग्लोबली बाय अफेक्टिंग द एक्सचेंज, मतलब यहाँ की जो इक्वेटर की जो हीट है वो पूरी दुनिया भर में ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा होता है, ओशियन का जो वाटर है वो वाला। तो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज आप कह सकते हो कि तो उससे रिलेटेड है ये थोड़ा सा एमॉक्स से रिलेटेड। इसके बाद में एक इन्फेक्शन न्यूज़ में था, बवेशिया करके था। ये लॉयंस को भारत में देखा गया, लॉयंस में मतलब एक टिक बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज है, परजीवी बीमारी है ये। फीवर, वीकनेस, अनीमिया, रेस्पिरेटरी डिसीज, ये सब समस्याएं आने लगती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। एशियाटिक लॉयन का आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज वल्नरेबल। दूसरी बात कि एशियाटिक लॉयन जो हमारे भारत में कहाँ मिलते हैं, तो गिर गुजरात वाला एरिया आपको पता है, तो वहां पर ये इन्फेक्शन फैल गया था बवेशिया, जिसमें 8 एशियाटिक लॉयन जो बच्चे हैं वो मतलब डेथ हो गई उनकी। तो बड़ी समस्या है, ये न्यूज़ में था, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। बवेशिया इन्फेक्शन है ये, और गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और गुजरात में लगभग 800 से ज़्यादा आपको एशियाटिक लॉयन देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिक चीज़ है। उसका स्टेटस कहीं कहीं इंडेंजर्ड लिखा मिलेगा, बट चूंकि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ थी कि ये वल्नरेबल की तरफ चला गया। इसके बाद में ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है कि ये जो निकोबार वाला रीजन है अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर जो प्रपोजल था उसको अपोजिशन मतलब थोड़ा उसका विरोध जैसा कुछ देखने को मिला हमें, बट वो कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा ये लोकेशन और ये आइलैंड थोड़े से अपने लिए काम के हो सकते हैं। तो इसको जरा मैप पे पहले समझेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप जब अंडमान निकोबार आइलैंड देखते हो भारत के इधर बंगाल की खाड़ी की ओर, तो हमें नॉर्थ में तो अंडमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 10 डिग्री चैनल दिखती है, और उसके बाद निकोबार वाला पार्ट आता है। निकोबार में यहाँ पर ध्यान से देखना, लिटिल निकोबार है और एक ग्रेट निकोबार आइलैंड है। इस एरिया को मैं जरा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो नीचे वाला तो चलो ठीक है ग्रेट निकोबार है, ऊपर वाला जो है वो लिटिल निकोबार है। तो लिटिल निकोबार में लेदर बैक टर्टल सेंचुरी चर्चा में रही। मतलब एक चीज ये, उसके ऊपर एक आइलैंड है मेंसल आइलैंड करके, वहां पे मेगापोर्ट सेंचुरी, ये पक्षी का नाम हो गया। और फिर वही लिटिल निकोबार के और ज्यादा इधर आप इधर वेस्टर्न साइड पे आओगे नॉर्थ वेस्ट में, तो मैरोई आइलैंड करके देखने को मिलता है, वहाँ एक कोरल सेंचुरी है, ये कोरल को प्रोटेक्शन वगैरह करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे बंगाल की खाड़ी में मिलने वाले मैरोई आइलैंड
मेंशल आइलैंड ये लिटिल निकोबार के आसपास के क्षेत्रों में आपको क्षेत्रों को देखने को मिलेगा। तो ये स्लाइड बहुत काम की है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ग्रेट निकोबार के नॉर्थ वाले पार्ट में, मतलब कि लिटिल निकोबार के आसपास अपने को देखने को मिलता है। तो कई बार ये पूछ सकता है कि लेदरबैक टर्टल सेंचुरी कहाँ है, तो भाई लिटिल निकोबार आइलैंड वाले क्षेत्र में। मेगापोड सेंचुरी कहाँ है, तो मेंशल आइलैंड वाले रीजन में। कोरल सेंचुरी कहाँ है, तो मेरोय आइलैंड वाले रीजन में। तो इनकी लोकेशन जो है वो अपने से पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चर्चा थी। नेपाल ने थोड़ा ऑब्जेक्शन भी उठाया था इस बात को लेकर। अब आपको पता है कि ये अपना प्यारा भारत है जैसे, तो एक तो आप ये सिक्किम के इधर से रास्ता है, चलो ठीक है, मानसरोवर की तरफ हम तिब्बत के थ्रू जा रहे होते हैं। तो ये जो नेपाल की बॉर्डर के पास ये जो एक पास है, लिपू लेक पास, ये थोड़ा सा आपको जो है न्यूज में रहता है, तो ये ध्यान रखना कि लिपू लेक पास हमें हिमाचल प्रदेश में मत लगा के आना, उत्तराखंड का याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। कल को ऐसा भी आ सकता है कि ये पास का संबंध कौन सी यात्रा से है, किससे है, तो वो भी पूछ सकता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जब जा रहे होते हैं तो कौन सा पास महत्वपूर्ण बन जाता है, उसको लेकर भी एग्जाम में आ सकता है। तो लिपू लेक पास उत्तराखंड का आप लोग थोड़ा सा याद रखना। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये कूनो नेशनल पार्क जो है ऊपर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ एक अच्छी न्यूज ये थी कि यहाँ पे 2 चीता जो है वो रिलीज किए गए। जी हाँ, और अब वैसे भी पता है कि चीता जो है इस क्षेत्र में काफी फेमस रहे हैं, चीता स्टेट बोल रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नेशनल पार्क बन गया और प्रोजेक्ट चीता जो है यहाँ पर लागू किया गया था। विंध्यन हिल्स के बहुत करीब है ये, विंध्याचल, सतपुड़ा के साथ मत लगाना, सतपुड़ा नीचे, ऊपर विंध्याचल है, मतलब नजदीकी अगर बड़े रेंज अगर डिस्कस भी करना हो तो। अब आपको ये बताना है कि क्या ये टाइगर रिजर्व है कि नहीं है, ये जरा मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ। माधव नेशनल पार्क तो अपने आप में टाइगर रिजर्व है बोले सर, वो तो अपनी जगह ठीक है, बट ये याद रखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको मैप वगैरह चाहिए तो। हालांकि मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पूरा पीडीएफ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है वो चीज़ अपने को पता होना चाहिए। कान्हा टाइगर रिजर्व में भी जो है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये देखो ये किसके लिए, ये एक वायरस जो है, ये एक बार वो एशियाटिक लॉयन को लेकर भी था। तो कैनाइन जो डिस्टेम्पर वायरस है वो ध्यान रखना। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व भी हमें इधर अब सतपुड़ा आ जाएगा, नीचे सतपुड़ा रेंज है अपनी, है ना। तो ये सतपुड़ा का पार्ट हो गया, मैकाल रेंज सतपुड़ा का हिस्सा हो गया। मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र के नजदीक आपको देखने को मिल रहा है। फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इसको भी अपने को बेटा नोट डाउन करना है, ठीक है। साल के वृक्ष वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में है डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डायरेक्ट पूछ सकता है वो कि डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसकी लोकेशन अपने को जो है कम से कम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अरुणाचल प्रदेश, अच्छे से याद आप लोग रख सकते हो। 1 लाइनर एटलीस्ट आप लोग इसे कर लेना। सो डेरिंग मेमोरियल शब्द से भी याद रखना। नेक्स्ट वन इज बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके लिए हमें उत्तराखंड में आना पड़ेगा। सो बिनसर वाला रीजन जो है अच्छे से याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। और यहाँ पर एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ साइंसेस जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, उसको लेकर चर्चा में था कि वहाँ पर जो है की स्पीशीज़ को लेकर, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के बिहेवियर, इनको सब कुछ हम वो समझ पाएँ। बट जो है अच्छे से उसे अपने को जो पढ़ना है वो इसकी लोकेशन बस बहुत है। पलामू टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तुमको पता है पलामू कहाँ है, झारखंड में जाना पड़ेगा। ये ज़रूर एक कैंप न्यूज़ में था, दोहारे एलिफेंट कैंप कहाँ पर है, तो कॉन्टेक्स्ट कोई काम का नहीं है, बट एलिफेंट कैंप ज़रूर काम का है कि एलिफेंट कैंप कोई अपने से पूछ ले तो पता हो भाई कहाँ पर है ये। सो दोबारा एलिफेंट कैंप जो है, या एलिफेंट से रिलेटेड ये वर्ड, ये स्टेट पीसीएस वगैरह परेशान कर सकता है थोड़ा सा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड मैप में वापस आते हैं। अब मैं आपको कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कजाकिस्तान के उज्बेकिस्तान में, इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक 17th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ये अपने रिलेशंस को लेकर आ सकता है। तो उज्बेकिस्तान की जरा लोकेशन को अच्छे से समझ लो। उज्बेकिस्तान हम पढ़ रहे होते हैं, अच्छा वर्ल्ड मैप में अगर आप जाओगे तो कहाँ पर देखोगे, वर्ल्ड मैप का जो पोर्शन है यहाँ पर, इधर, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में उज्बेकिस्तान। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, डबल लैंडलॉक कंट्री है ये, है ना। डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो उन देशों से घिरे हो जो खुद भी लैंडलॉक हो, स्थल रुद्ध से स्थल रुद्ध घिरा हो अगर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इस बात को, तो ये सबसे पहले तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल अपने को पता होना चाहिए ताशकंद, और इससे 2 के ऊपर लगे हुए हैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और नीचे 2 टी लगे हुए हैं
ऊपर का दूर का उधर का तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन से लगा हुआ है, और भारत के पास वाला ताजिकिस्तान। तो 2 टी याद रखना, बीच में तो लगा ही हुआ है बॉर्डर से। उसके बाद नीचे एक अफगानिस्तान देश भी लगेगा, जो कि अपने को ध्यान रखना है। तो कल को पूछ सकता है कि उज्बेकिस्तान से कौन लगता है, तो पाकिस्तान छोड़ के सारे स्थान वाले लगा देना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और नीचे आपका अफगानिस्तान। इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? सब लैंडलॉक कंट्री है, उसको छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के। तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक है। आपको कुछ कहेंगे कैस्पियन सी से लगा हुआ है, नहीं, इससे तुम डायरेक्ट ओशियन में नहीं जा सकते मैप में। लैंडलॉक का मतलब वो होता है जिसमें ओशियंस में न जा पाओ, आप यहाँ से ओशियन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए वो खुद भी लैंडलॉक हो गया। तो पाकिस्तान छोड़ के बाकी सारी इधर की कंट्रीज लैंडलॉक हैं इसमें, है ना। साइप्रस कंट्री के बारे में लोकेशन पूछ सकता है ये, कि वहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर जो है, भारत जब ये विजिट किए थे उन्होंने, तो उसको लेकर न्यूज़ में था। तो पहले तो ये पूछ सकता है कि भाई ये कहाँ मिलेगा साइप्रस देश, तो उसके लिए आपको इधर मेडिटेरेनियन सागर में जाना पड़ेगा, टर्की के साउथ में। तो वहां पर अपने को देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल निकोशिया याद रख सकते हो, स्टेट पीसीएस में आ सकता है ये। तो मेडिटेरेनियन में भी ईस्ट साइड अपने को याद रखना बेटा, ठीक है, ईस्ट साइड पे। इसके बाद में आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इथियोपिया के बाद, मतलब अगली है इथियोपिया कर लो, मतलब साइप्रस निकोशिया के बाद नेक्स्ट कंट्री इथियोपिया। इसमें जो है इंडिया और भारत, मतलब भारत और इथियोपिया के बीच में, भारत और इथियोपिया के बीच में एक माइलस्टोन जिसको आप कह सकते हो बायलैटरल ट्रेड को संबंधित जो है एक डील साइन हुई है, एक तरह से आप कह सकते हो बायलैटरल मार्केट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये साइन हुआ है। और दूसरी बात, ये अपनी जगह है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंट्री एस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए कि इथियोपिया अफ्रीका में आप पढ़ोगे बेटा, और अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, सीड जिसे हम कह सकते हैं। इससे लगे हुए देश इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, साउथ सुडान, सुडान, यहाँ से सुडान है, ये साउथ सुडान है, युगांडा नहीं लगता, दूर है, केनिया लग जाएगा, सोमालिया लग जाएगा, मतलब ये लैंडलॉक भी है। तो इसको आराम से आप पढ़ लेना, बट ये उन बच्चों को कठिन लगेगा जिन्होंने वर्ल्ड मैप नहीं किया। वर्ल्ड मैप कर लोगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में इंडिया और नॉर्डिक समिट भी चर्चा में था। तो नॉर्डिक में कम से कम हम देखते हैं, नॉर्वे जो है कंट्री तो कम से कम याद होना चाहिए। नॉर्वे जाना जाता है फियोर्ड्स के लिए। फियोर्ड्स क्या होते हैं? बर्फ से ग्लेशियर वाले क्षेत्र में जो घाटियों का निर्माण हो जाता है और फिर उसमें समुद्र का पानी भर जाता है, मतलब ऐसे समुद्र का तट, ऐसे समुद्र का तट जिसका निर्माण बर्फ के इरोजन से हुआ हो, और फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ गया तो वहां तक इरोडेड वाली वैलीज के पास समुद्र का पानी पहुंच गया। तो फियोर्ड एक तरह से सबमर्जन कोस्ट लाइन है, मतलब एक तरह से ऐसी तट जो पानी में डूब गई है, जो पहले कभी घाटी हुआ करती थी, जो कभी इरोड हुआ था ग्लेशियर से, लेकिन अब वो जब इरोड होने के बाद वहां तक पानी का जल स्तर बढ़ गया तो उसे फियोर्ड कहने लगे। फियोर्ड अक्सर ठंडे क्षेत्रों से संबंध रखता है, ठीक है। बाकी नॉर्वे की बेसिक जानकारी तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे के 2 आइलैंड, जेन मेयन, सबलबर्ड, ये हम कब पढ़ते हैं? यहाँ इन जगहों पे इंड आर्क पढ़ते हैं कि दक्षिण गंगोत्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये भी कमेंट में बताना मुझे। तो जेन मेयन और सबलबर्ड आर्कटिक ओशन में पाए जाने वाले नॉर्वे के आइलैंड्स हैं। फरोई आइलैंड डेनमार्क का है, डेनमार्क का एक ग्रीनलैंड भी, ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। और एलेंड लैंड जो है फिनलैंड के साथ रहेगा इधर। तो ये वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग कवर कर चुके हैं। देर आर सम वन लाइनर्स ऑल्सो। सुबनसिरी, धनसिरी, ये कहाँ पढ़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। स्पेशली याद हो तो ब्रह्मपुत्र रिवर। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में जाता है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू लेक याद रखना है ना, आंध्र प्रदेश की है ये लेक। और ये सवाल है कि ये कोस्टल से लगा है कि नहीं, ये लगून है या नहीं है, यस और नो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताना है आपको। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का है, पता है हमें। लोनाक झील सिक्किम में है, ये चर्चा में रहती है अक्सर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की तरफ चले जाना। काजीरंगा नेशनल पार्क असम की कहानी है, राइनोसोरस के लिए फेमस है। यावरी रिवर पेरू ब्राजील बॉर्डर के साथ आप कनेक्ट करना चाहो तो कर लेना। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ये चर्चा में रह चुकी है। इतनी मैं क्विकली इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कॉमन है, वर्ल्ड मैप की सीरीज में अक्सर पढ़ रहे होते हैं हम, तो अननेसेसरी रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। मोजाम्बिक कंट्री अफ्रीका के साथ मिलेगा आपको, कभी भी आप देखोगे तो अफ्रीका में इधर M1 M2 में हम जनरली पढ़ रहे होते हैं। मालावी के बाद मोजाम्बिक आता है, वो आपको पढ़ना है। वियतनाम की कैपिटल पढ़ के रखना स्टेट पीसीएस के लिए, हनोई है। केप वर्डे, ये पूछा जा सकता है कि आर्किपेलागो कहाँ का है या 10 वॉल्केनिक आइलैंड्स कहाँ है, तो ये अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, केप वर्डे वाला पार्ट। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे जिनके नोट्स आपको बनाने लें। अगले महीने भी एक हर महीने वीडियो दे दूंगा मैं। ये कल इसका ऑफर एंड हो रहा है बेटा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर घर बैठ के इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर से अपनी तैयारी कर लो।
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, सारा सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपका सब कुछ कवर हो जाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये ऑफर कल एंड हो जाएगा, जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उतने महीने का आपको फ्री मिल रहा है। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में तो आपको जो है CSE एश्योर भी मिल जाएगा, और साथ में नए बैच 21 तारीख से चालू हो रहे हैं। इस बार के रैंक 1 और हिंदी मीडियम के टॉपर भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन का पार्ट थे, सो यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन और अपनी प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं। SGYT10 डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कल को और भी आगे का भी वीडियो देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करेंगे तो आपको ऑफर और भी उस समय पता लग जाएगा।